नमस्कार दोस्तों, आज है 6 नवंबर। स्वागत है आपका डोलचा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज की पहली करंट अफेयर है हमारी। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने जीता बुकर पुरस्कार। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार हैं। इन्होंने द प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है इनका, जो उनकी मातृभूमि में देर से रंगभेद युग से लेकर जैकब जुमा राष्ट्रपति पद तक का इतिहास है। कई देशों तक फैली यह किताब देश में लोकतंत्र में उभरने के साथ ही परिवार के बढ़ते विघटन को दर्शाती है। मिस्टर गुल्टन ने फाइनल लिस्ट के रूप में तीसरी बार पुरस्कार लिया है। इससे पहले जो एक पुस्तक थी उसके लिए जजों ने इन्हें टुडे फोर्स कहा था, और इनकी जो पहली बुक 2003 में जिनके लिए इन्हें पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था, द गुड डॉक्टर के लिए, और 2010 में इन अ स्ट्रेंज रूम के लिए इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन उस समय ये बुकर पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाए थे। इस बार इन्होंने बुकर पुरस्कार प्राप्त किया। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि 5 नवंबर को दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2021 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सेंडाई 7 अभियान यानी लक्ष्य F को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य 2030 तक वर्तमान ढांचों के कार्यान्वयन के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यों के पूरक के लिए पर्याप्त और टिकाऊ समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। अब कुछ विश्व सुनामी दिवस की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा की घोषणा के बाद विश्व सुनामी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उत्पाद विचारों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों में सभी देशों को बुलाया था। अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर नंबर 3 की तरफ। उन्मुक्त चंद BBL के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। ये उन्मुक्त चंद हैं जिन्होंने बिग बैश लीग के लिए साइन अप किया है, और ये पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। आपको इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन में पूरी जानकारी मिलेगी। हाँ, तो यह क्योंकि यह आगामी संस्करण में मेलबर्न रेनेगेड्स है, जो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से संबंधित है, टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्मुक्त चंद 28 वर्षीय हैं, जिन्होंने सन 2012 में अंडर 19 विश्व कप के खिताब के लिए भारत का नेतृत्व किया, और IPL में दिल्ली डेयर डेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों की विशेषता के अलावा भारत A का प्रतिनिधित्व भी किया है। इन्होंने इस साल अगस्त में भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए कहा कि वह दुनिया भर से बेहतर अवसर तलाशेंगे। उन्मुक्त चंद ने अब अपना आधार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में स्थानांतरित कर दिया है। उन्हें हाल ही में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में नामित किया गया था। सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स ने माइनर लीग क्रिकेट यानी कि MCL का खिताब जीता था। दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे और टूर्नामेंट की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ, नंबर 4 की तरफ। अमेरिकी संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया। इसकी एक्सप्लेनेशन है। न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला कैरोलिन B मेलोनी के नेतृत्व में संयुक्त राज्य के सांसदों ने दीपावली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया। संसद ने प्रतिनिधि सभा में दीपावली दिवस
अधिनियम यानी दीपावली डे एक्ट की घोषणा की। ऐतिहासिक कानून को भारतीय अमेरिकी प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति सहित कई सांसदों का समर्थन मिल रहा है। इस बीच कृष्णमूर्ति ने रोशनी के त्यौहार के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव भी पेश किया। अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति का नाम आपको कमेंट में लिख कर भेजना है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 5 की तरफ। WHO ने कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई है, क्योंकि तकनीकी सलाहकार टीम ने 18 साल और उससे अधिक के लिए आपातकालीन उपयोग सूची के लिए भारत की वैक्सीन का नाम भारत निर्मित वैक्सीन को सिफारिश की है। यह कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण में भारत की यात्रा के लिए एक बड़ी जीत का प्रतीक है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा कोवैक्सीन एक वैक्सीन है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। WHO ने अब तक आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका, SK बायोसीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन जॉनसन और मॉडर्न और सिनोफार्म के कोविड-19 टीके को मंजूरी दी गई है। ये वे आपातकालीन WHO के द्वारा दी गई मंजूरी के वैक्सीनेशंस हैं जिन्हें WHO ने चुना है। और इसकी एक्सप्लेनेशन आगे है। पिछले महीने आपातकालीन लिस्टिंग में देरी हुई क्योंकि तकनीकी सलाहकार समूह ने भारत बायोटेक से अपने अंतिम जोखिम मूल्यांकन के लिए कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा। अंतिम कॉल लेने के लिए तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक हुई और आपातकालीन उपयोग सूची के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश की गई। कोवैक्सीन ने रोग सूचक कोविड-19 के खिलाफ 77.8% प्रभावशीलता और नए डेल्टा संस्करण के खिलाफ 65.2% सुरक्षा का प्रदर्शन किया। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेकअवे हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। स्पेस एक्स ने भारत में स्थापित की सहायक कंपनी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मास्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है। इस एक्सप्लेनेशन में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है और इससे क्वेश्चन उठने के अधिकतम चांस लग रहे हैं। स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में दिसंबर 2022 से ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है, जिसमें 2 लाख सक्रिय टर्मिनल सरकार की अनुमति के अधीन हैं। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है वो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने का भी काम करती है। इसकी जानकारी होगी। और टेस्ला नाम की गाड़ी भी आती है इनकी। और इसकी आगे एक्सप्लेनेशन है। कंपनी द्वारा ग्राहक $99 या 7,350 रुपये जमा कर रही है और बीटा चरण में 50 से 150 मेगाबिट प्रति सेकंड की सीमा से डेटा गति देने का दावा कर रही है। कंपनी की सेवाएं ब्रॉडबैंड में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी और यह भारतीय सामूहिक समर्थित बनवेल का सीधा प्रतियोगी होगा। कंपनी ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए
ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक है। और इससे संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। स्पेस एक्स के जो संस्थापक और सीईओ हैं वे एलोन मस्क हैं। कुछ कंपनियों के सीईओ अलग होते हैं, लेकिन इसमें सीईओ खुद एलोन मस्क हैं। और स्पेस एक्स की जो स्थापना है वो सन 2002 में हुई। और स्पेस एक्स का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह कैलिफोर्निया यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब चलते हैं आगे की करंट अफेयर की तरफ। भारतीय जीएमपी इनियान ने रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर यानी जीएम पी इनियान ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। रूस के इंटरनेशनल मास्टर यानी कि IM मकारियन रुडिक दूसरे स्थान पर रहे और एक अन्य भारतीय खिलाड़ी VS रघुल तीसरे स्थान पर रहे और IMS नितिन चौथे स्थान पर रहे। पी इलियान एरोड तमिलनाडु के 16वें भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। उनकी वर्तमान शतरंज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की रेटिंग 2556 है। तो इस एक्सप्लेनेशन से कई सवाल बन जाते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर कौन रहा, तो पी इनियान यानी कि भारत से ये खेल कहाँ पर आयोजित हुआ, सर्बिया में। और कौन सा था ये 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट था। और दूसरा स्थान रूस के इंटरनेशनल मास्टर कमारियन रुडिक को मिला। भारत के इसमें कई खिलाड़ियों ने स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। इसमें है इंडियन एयरफोर्स यानी IAF ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट किया है यानी भाग लिया है। इसमें कुल भारत के 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही और इंडियन एयरफोर्स के मिराज 200 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के ओवडा एयर बेस से में भाग लिया। ब्लू फ्लैग 2021 का जो विषय यानी थीम रहा है वो है जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। आगे की एक्सप्लेनेशन में अभ्यास में परिचालन क्षमताओं में सुधार के लिए ज्ञान और युद्ध के अनुभव को साझा करने के लिए 8 देशों के वायुसेना मिशन शामिल हैं। अभ्यास में भाग लेने वाले जो अन्य 7 देश हैं भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल शामिल हैं। इसी के साथ में कुछ अन्य जानकारी जो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें है इजराइल सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। इजराइल की जो मुद्रा है वो इजरायली शेकेल है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट हैं और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो इसाक हरजोग हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। इसमें जम्मू कश्मीर की टीम ने विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। बाधिर यानी डीफ बाधिरों की जम्मू कश्मीर टीम ने फ्रांस के पेरिस वरियास शहर है फ्रांस में आयोजित विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। इसमें रक्षंदा महक जो बधिरों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। चैंपियनशिप फ्रांस के वरियास में आयोजित की जा रही है। चैंपियनशिप का आयोजन बधिरों के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा कराया जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। अफगानिस्तान के पूर्व PM प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जदई का निधन हुआ है। ये अफ़गानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और ये एक प्रसिद्ध जिहादी नेता अहमद शाह अहमद जदई हैं, जिनका 77 साल की आयु में काबुल यानी अफ़गानिस्तान में निधन हो गया है। अहमद शाह अहमद जदई ने सन 1996 जब तालिबान अधिग्रहण से पहले की बात है, ये 1995-96 के दौरान राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी के अधीन अफ़गानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। अगले करंट अफेयर में है हमारा एक्सिस बैंक ने
पावर सैल्यूट की पेशकश के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया। इसके एक्सप्लेनेशन है, एक्सिस बैंक ने नई दिल्ली में पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के माध्यम से बैंक भारतीय नौसेना के सभी दिग्गजों और कैडेटों के सभी रैंकों को कई लाभ प्रदान करेगा। इसी के साथ ICICI बैंक ने भारतीय सेना के साथ अपने रक्षा वेतन खाते यानी डिफेंस सैलरी अकाउंट DSA के माध्यम से सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए उन्नत लाभ और नई सुविधाओं की पेशकश करने के लिए अपने समझौता ज्ञापन करने को भी नवीनीकृत किया।